जब भी हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम कहते हैं स्मॉल जी। तो बेसिकली होता तो ये भी एक्सेलरेशन ही है, होता तो ये भी एक्सेलरेशन ही है, लेकिन इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो इसकी वैल्यू हम क्या लेकर चलते हैं, स्टैंडर्ड 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हम सब जानते हैं कि स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये वेरी किस किस तरीके से करता है। हम अलग अलग पॉइंट्स की बात कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी बॉडी जो है वो अर्थ से थोड़ी ऊंचाई पर है, मतलब अर्थ से थोड़ी सी दूरी पर है, तब उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लगेगा। जब वो एग्जैक्टली अर्थ की सरफेस पर है तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा। या जब वो अर्थ के थोड़ा सा अंदर है, मतलब जैसे हमने जमीन की खुदाई कर दी और खुदाई करके हम थोड़ा सा जमीन के अंदर चले गए, तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी किस तरीके से वेरी करेगा, क्या उसकी वैल्यू होगी। ठीक। तो हमको वो देखना है यहाँ पर इस वाले टॉपिक में। ठीक है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। अब इसमें हम ये बोलेंगे कि जैसे मान लीजिए हमने अर्थ की मास की बात करी, उसकी डेंसिटी की बात करी और उसके रेडियस की बात करी, तो हम ये कहेंगे let us consider that earth is a sphere of radius capital R. Let us consider that earth is a sphere of radius capital R. So its volume V, ये आप सभी बच्चे जानते होंगे कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब। लेट अर्थ डेंसिटी, अर्थ डेंसिटी बी रो। अर्थ की डेंसिटी को आप रो मान लीजिए। ठीक है। अब डेंसिटी का मतलब क्या है कि अर्थ कितनी ज्यादा घनी है। अगर हम अर्थ को की खुदाई करते चले जाएं तो अर्थ कितनी ज्यादा अंदर से घनी निकलेगी। ऐसा तो नहीं है कि हम अगर उसकी खुदाई करते जा रहे हैं तो बड़ा सॉफ्टली वो, मतलब सारा का सारा हम उसको मिट्टी जो उसके अंदर की है उसको हम एक्सकेवेट कर करके बाहर निकाल रहे हैं और बड़े आराम से जो अर्थ है उसको हम काफी खुदाई हम आराम से कर सकते हैं उसकी। तो ये चीज जो है, ये चीज इससे ये समझ में आता है कि अर्थ की डेंसिटी कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। अगर मान लीजिए हमको एक्सकेवेट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम ये कहेंगे कि अर्थ जो है, अर्थ बहुत ज्यादा डेंस है। अर्थ के अंदर जो सॉलिड मास भरा हुआ है वो बहुत ज्यादा डेंस है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हमने ये कह दिया चलिए कि अर्थ की डेंसिटी रो है, अर्थ का वॉल्यूम बिकॉज अर्थ इज अ स्फीयर, ये हो गया 4/3 पाई r क्यूब। तो सिंस डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, so mass is equal to density into volume. Mass is equal to density into volume. अब मास को मान लीजिए कैपिटल एम, डेंसिटी हो गया रो और वॉल्यूम क्या हो गया 4/3 इसको बोल दीजिए बेटा आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। यहाँ पर जो ये कैपिटल एम है, वेयर एम इज मास ऑफ अर्थ, एम जो है वो अर्थ का मास है, वेयर एम इज मास ऑफ अर्थ। अब इसके बाद हमें तो सारा का सारा हमारा फोकस है स्मॉल जी पर। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस पर किस किस पॉइंट पर क्या क्या फर्क पड़ता है हम तो ये देखना चाहते हैं बस। तो देखिएगा, हाउ
स्मॉल जी वेरीज, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरह से वेरी करता है। अच्छा, तो अलग अलग जो इसके पॉइंट्स होंगे वो देखते हैं जरा क्या है। सबसे पहले at points above the earth's surface, at points above the at points above the earth's surface, मान लीजिए कि ये अर्थ की सरफेस है, मतलब ये पूरा अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर हो गया और यहाँ पर कोई एक मास है m, कोई एक मास यहाँ पर है m, ये अर्थ का हो गया सेंटर। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि देखो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये तो कैपिटल आर हो गया, लेकिन स्मॉल एम से और यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको मान लीजिए स्मॉल आर, इसको मान लीजिए आप स्मॉल आर। ठीक है, अब है क्या कि हमें ये मालूम है कि जो एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से ये होता है कि व्हेनेवर टू बॉडीज आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, then there is a force of attraction between the two bodies, and this force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। तो क्या है कि ये तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, और दूसरा हमने क्या देखा था कि न्यूटन की शेल थ्योरम, शेल थ्योरम ये कहती थी कि अगर मान लीजिए कोई एक बॉडी है और उसका मास कैपिटल एम है, बहुत बड़ी बॉडी है, तो न्यूटन की शेल थ्योरम के हिसाब से ये मान लिया जाता है कि वो पूरा का पूरा जो मास है ना वो उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। तो हम ये मान लेंगे बाय न्यूटन शेल थ्योरम, बाय न्यूटन शेल थ्योरम, ये जो अर्थ है ना इसका पूरी अर्थ का मास कितना है, कैपिटल एम। ठीक है, हम कहेंगे बाय न्यूटन शेल थ्योरम एंटायर मास ऑफ अर्थ इज concentrated at O, यानी कि सेंटर पर कंसंट्रेटेड है सारा का सारा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो बेटा सीधा सीधा ये हो गया कि जो सेंटर O है ना, यहाँ पर पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड है कैपिटल एम। ठीक, और इससे थोड़ी दूरी पर यहाँ पर एक मास है स्मॉल एम, और कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल आर। ठीक है, ये दूरी हो गई इनके बीच की स्मॉल आर। तो हम ये कहेंगे कि बाई न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ, by Newton's universal law of gravitation, gravitation, ये जो मास है जो हवा में है, मतलब अर्थ की सरफेस से ऊपर है, अब वो किसी भी तरीके से ऊपर अपने होल्ड कर रखा है, किसी चीज से लटका रखा है, या कोई हवा में उसको कोई बर्ड उसको पकड़ के खड़ा हुआ है, तो कैसे भी ये अर्थ के सरफेस के ऊपर है। ठीक है, या फिर ये हवा में लटका हुआ है, कोई एप्पल ही है, किसी एप्पल ट्री से एप्पल लटका हुआ है, तो उसके और अर्थ के सेंटर के बीच का डिस्टेंस स्मॉल आर। और हम ये मानते हैं कि अर्थ, माना कि अर्थ बहुत बड़ी है, लेकिन न्यूटन शेल थ्योरम के हिसाब से अर्थ का सारा मास इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, तो यानी कि इसके सेंटर पर ये सारा मास कैपिटल एम है, और इस पॉइंट पर ये सारा मास स्मॉल एम है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है आर। तो क्या हो जाएगा, वही F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू कैपिटल जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पर F इज इक्वल टू जी, एम वन क्या है, कैपिटल एम, एम टू क्या है, स्मॉल एम।
और आर तो आर ही है, ठीक है। इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ लिख देंगे फॉर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ये जो स्मॉल आर है डिस्टेंस, ये इस कैपिटल आर यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ से तो बड़ा ही है। बताइए बेटा, ये समझ में आ गया सबको? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने ये पढ़ा था, ये सिंपल फॉर्मूला। बताइए यहाँ तक तो क्लियर है? बताइए बेटा, यस सर। सभी को क्लियर है ना? चलिए, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट देखूंगा, ये हो यस गया। सर। ठीक है बेटा। एट पॉइंट्स अबव द अर्थ सरफेस था। अब कहेंगे कि अब इस मास को उठाकर हम बिल्कुल अर्थ के सरफेस पर ले आए। तो नेक्स्ट जो है हमारा, एट पॉइंट्स अबव द अर्थ सरफेस था ये। नेक्स्ट है एट द अर्थ सरफेस एट द अर्थ सरफेस। अब अर्थ की सरफेस की बात करते हैं, तो क्या होगा? ये अर्थ हो गई, ये अर्थ का रेडियस हो गया, ये अर्थ का सेंटर हो गया, और अर्थ का पूरा मास कितना हो गया? कैपिटल एम। और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल एम। इस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम है। तो देखिएगा जी, अब क्या होगा? एट द अर्थ सरफेस अर्थ की सरफेस की अगर हम बात करें, तो फिर वही है कि न्यूटन्स की शेल थ्योरम से हमको एक चीज समझ में आती है कि अर्थ का सारा मास उसके सेंटर पर कंसंट्रेट करेगा, यानी कि कैपिटल एम सारा का सारा सेंटर पर, और दूसरा जो स्मॉल एम है वो अर्थ की सरफेस पर ही रखा हुआ है। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? कैपिटल आर। तो बाय यूजिंग न्यूटन्स शेल थ्योरम एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कैपिटल F इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ये आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर कैपिटल R क्यों हुआ। बस ये देखना होता है कि जो दो मासेस हैं, उन दो मासेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, सिर्फ इतना देखना होता है। तो यहाँ पर पूरा मास यहाँ पर कंसंट्रेटेड था कैपिटल M, और एक स्मॉल मास यहाँ पर था स्मॉल m, ठीक है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r था। तो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि सारा मास, अर्थ का सारा मास सेंटर पर कंसंट्रेट करेगा, और छोटा मास वो अर्थ की सरफेस पर रखा हुआ है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? कैपिटल R हो गया। इसको बोलेंगे इक्वेशन 2 है, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। अच्छा जी, अब इसके बाद अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, ये तो हो गया एट पॉइंट्स अबव द अर्थ सरफेस। अब अगला देखेंगे, अगला देखते हैं, ये है एट पॉइंट्स बिलो द अर्थ सरफेस। एट पॉइंट्स बिलो द अर्थ सरफेस। एट पॉइंट्स बिलो द अर्थ सरफेस। देखिए,
जब मैं अबव द अर्थ सरफेस की बात करता हूँ, जब अबव द अर्थ सरफेस की बात करता हूँ, तब क्या था? जब हम अबव द अर्थ सरफेस की बात करते हैं, तब आप ये देखिएगा कि जो अर्थ है, अर्थ का सारा मास उसके सेंटर पर कंसंट्रेट हो गया, यानी कि हम मानेंगे कि इस सेंटर पर मास है कैपिटल एम। न्यूटन की शेल थ्योरम बोलती है ये। और अबव द अर्थ सरफेस मतलब ये अर्थ है पूरी की पूरी, और अर्थ के सरफेस से ऊपर है, कहीं पर हवा में है मास, ठीक, स्मॉल एम। तो स्मॉल एम और सारा मास कैपिटल एम सर जनरेट हो गया। तो कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? स्मॉल आर। ठीक है, तो ये तो हो गया एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी। सर हाँ, सर न्यूटन शेल थ्योरम क्या बताता था? न्यूटन की शेल थ्योरम ये कहती है कि कोई भी, अगर मैं बहुत बड़ी बॉडी की या किसी भी बहुत छोटी बॉडी की भी मैं बात करता हूँ, तो उसका जो सारा का सारा मास है, उसको ये एज्यूम कर लिया जाता है कि वो उसके सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेटेड है। सारा का सारा मास उसके सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेटेड है। अब अगर हम स्फीयर की बात करते हैं, बिकॉज अर्थ जो है, अर्थ एक स्फीयर है, एक बॉल की तरह है। तो जो स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? उस स्फीयर के सेंटर पर। तो इसलिए अर्थ का सारा मास कैपिटल एम, ये मान लिया जाता है, एज्यूम कर लिया जाता है बाय न्यूटन शेल थ्योरम कि उसका सारा मास उसके सेंटर पर ही लोकेटेड है। समझ गए? समझ गए? यस क्लियर सर, है इतना? यस सर तो क्लियर। क्लियर है, ये कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिएगा, फिर हमने बोला एट द अर्थ सरफेस, तो ये जो मास मास एम यहाँ पर था, इसको मैं थोड़ा नीचे लाकर मैंने अर्थ की सरफेस पर रख दिया। तो अब क्या करेंगे? अब आप ये देखिए, यहाँ पर आ गया, तो इसके बीच में और अर्थ के सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना है? जो अर्थ का रेडियस है वही तो अर्थ का रेडियस कितना है? कैपिटल आर। तो कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, तो कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ तक भी सबको समझ में आ गया होगा? सर इसमें मतलब हमें ये बताना है कि हमारी ग्रेविटी किस तरह से वेरी करती है। हाँ, अभी मैं आ रहा हूँ कंसर्न। बेटा उस पॉइंट पर, अभी मैं आ रहा हूँ। अभी मैंने वो बताया नहीं है, अभी मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पर। तो पहला तो हमारा इक्वेशन नंबर वन तो मैं अभी बताऊंगा, वन को मैं अभी कोरिलेट करूंगा इन दोनों से। इक्वेशन टू ये हो गई कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के थोड़ा ऊपर रखा हुआ है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली अर्थ के ऊपर रखा हुआ है। अब मैं अगला देखता हूँ एट पॉइंट्स बिलो द अर्थ सरफेस। अगर अर्थ के सरफेस से नीचे किसी को रख दिया जाए तो क्या होगा? ठीक है, अब जरा देखिएगा, इसमें हम ये कहते हैं एट पॉइंट्स बिलो द अर्थ सरफेस, तो ये अर्थ है, ये सेंटर है, ठीक। अब क्या हो गया कि हमने अर्थ के अंदर की बात करी, मान लीजिए अब मास जो है ना वो यहाँ पर है, मास अब यहाँ पर है, ये तो सेंटर हो गया। तो सेंटर पर तो अर्थ का सारा जो मास है कैपिटल एम, वो तो सेंटर पर कंसंट्रेट करेगा। ठीक है, अर्थ का सारा मास कैपिटल एम तो सेंटर पर कंसंट्रेट करेगा। अब मैंने एक दूसरा मास स्मॉल एम यहाँ पर ले लिया, जो कि अर्थ के ना अंदर है, बिलो बिलो द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ को हमने थोड़ा सा खोदा, और खोदने के बाद हम यहाँ पर पहुंच गए। हमने एक मास लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, और उसको यहाँ पर थोड़ा सा अर्थ के अंदर अंदर जो है हमने इसको लोकेट कर दिया। ठीक, अब हमने ये देखा कि इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर। चलिए जी, इसका सेंटर से डिस्टेंस हो गया स्मॉल आर, तो स्मॉल आर डिस्टेंस हो गया। अच्छा, ये स्मॉल एम है यहाँ पर। अब यहाँ तक का अगर डिस्टेंस देखें, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा कैपिटल आर, ये तो रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, अब हम इसमें ये कहेंगे कि ये जो मास m है, ये जो मास m है, ये यहाँ पर r डिस्टेंस पर लोकेटेड है। तो हम ये कहेंगे सिंस मास m is located at distance small r, so let us say it
लेट अस से इट m सबस्क्रिप्ट में स्मॉल r, m सबस्क्रिप्ट में स्मॉल r बोल दिया मैंने, m और r मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, m के नीचे सबस्क्रिप्ट में मैंने स्मॉल r लिख दिया कि ये जो मास m है ये r डिस्टेंस पर लोकेटेड है, सेंटर से r डिस्टेंस पर। ठीक है, अब जरा देखिएगा अब क्या करेंगे। अब हम इसमें ऐसा करते हैं कि फोर्स निकालेंगे। देयरफॉर एफ, एफ क्या हो जाएगा, अर्थ का सारा मास सेंटर पर कंसंट्रेटेड है यानी कि कैपिटल एम। ये वाला जो मास है इसको बोल दिया एम आर, और अपॉन में कितना डिस्टेंस है यहां से यहां तक, स्मॉल आर स्क्वायर, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा अच्छा एक मिनट, एक छोटा सा इसमें मेरे को ना एक छोटा सा चेंज करना है। अब ना जैसा जैसा मैं समझाता जाऊं ध्यान देना बेटा एक चीज पर, यहां पर एक मास रखा हुआ है स्मॉल एम, एक रेडियस आर का एक स्फीयर यहां बना लीजिए अंदर, रेडियस आर का एक स्फीयर हमने यहां पर बना लिया। ठीक है, अब ना एक छोटा सा जो अंतर है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं और मुझे लगता है समझ में आ जाएगा, और इसमें हमें ये देखना है कि जब मेरा मास जो है वो यहाँ पर कंसंट्रेटेड है, मतलब सॉरी, जब मेरा जो स्मॉल एम जो मास है वो यहाँ पर रखा हुआ है, अर्थ के अंदर रखा हुआ है किसी एक पॉइंट पर। ठीक, तो जब वो अर्थ के अंदर रखा हुआ है तो मैं पूरे अर्थ की तो बात ही नहीं करूंगा, मुझे पूरे अर्थ से तो कोई मतलब नहीं है। मुझे ये देखना है कि अब मेरे लिए जो स्फीयर है वो ये बन गया छोटा, तो मुझे ये देखना है कि वो तो पूरा जो अर्थ का स्फीयर था उसका मास तो कैपिटल एम था, अब जो ये छोटा रेडियस बना है ना स्मॉल आर, तो इसका मास कितना हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे इसको अभी छोड़ो, और लोकेटेड एट अ डिस्टेंस आर, ये भी ऐसे छोड़िए, अभी इसको भी हटाओ। ठीक है, m इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस r, मैं mr को एक्सप्लेन करूंगा, वो देखिएगा, एंड लेट mr be the mass of sphere with radius small r, where small r is less than capital R, मतलब जो हमारा स्मॉल r है वो कैपिटल R से छोटा है। दोबारा समझिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि पहले जो मास है स्मॉल एम मास की हमने तीन कंडीशंस देखी, तो एक कंडीशन क्या थी, जब स्मॉल एम को हमने हवा में रखा यानी कि अर्थ की सरफेस से ऊपर रखा, ठीक है, तो तब भी पूरा अर्थ कंसिडर करा जाएगा, है ना, पूरा अर्थ का मास कंसिडर करा जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ कि अब मैंने वो जो छोटा मास है स्मॉल एम, उस स्मॉल एम को अर्थ की सरफेस पर ही रख दिया, तो अब भी अर्थ का पूरा स्फीयर कंसिडर करा जाएगा। फिर मैं कहता हूँ अब जो तीसरा केस है, तीसरे केस में क्या है कि जो स्मॉल मास एम है ना, उसको मैंने अर्थ की सरफेस को खोदकर थोड़ा सा अंदर रख दिया है,
तो अब क्योंकि वो अर्थ के अंदर रखा हुआ है, तो अब पूरा अर्थ जो है वो कंसीडर नहीं करा जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मैं ये कहूंगा कि अब ये एक नया स्फीयर बन गया जिसका रेडियस स्मॉल आर है। कैपिटल आर अगर रेडियस लेंगे तो पूरा अर्थ बन जाएगा। स्मॉल आर रेडियस का एक स्फीयर, तो स्मॉल आर रेडियस का जो एक स्फीयर है उसके मास को एम आर मान लिया। जो अंदर जो छोटा स्फीयर बना है ना, इस छोटे स्फीयर के मास को, ये जो छोटा स्फीयर है बेटा, इसके मास को मैंने एम आर मान लिया। और बाई न्यूटन शेल थ्योरम ये जो एम आर है, मतलब इस पूरे स्फीयर का जो मास है वो सारा का सारा यहाँ कंसेंट्रेटेड है। तो मैं ये कहूंगा एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी, ये वाला मास, और ये जो पूरे स्फीयर का मास है एम आर, एम आर सारा का सारा कहाँ कंसेंट्रेटेड है, अंदर, एम आर अपॉन आर स्क्वायर। ये बता दीजिए बेटा, ये क्लियर है सबको कि नहीं? बता दो, क्लियर है ये? अर्श, अर्श क्लियर है? यस सर, यस सर। अनुभा, अनुष्ठा क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है। दृष्टि क्लियर है? यस सर। ध्रुव बताओ। यस सर, क्लियर है। ओके, कनिष्का यस सर। ठीक है, ऐश्वर्या यस सर। ठीक है। तो अब इसके बाद अब मैं अगली चीज बताता हूँ। ये हो गया जी एम एम आर अपॉन आर स्क्वायर। एम आर क्या है? ये अंदर वाले रेडियस का मास जो सारा का सारा सेंटर पर कंसेंट्रेटेड होगा, ठीक है। उसके बाद अब हम ये देखेंगे एम आर कितना हो जाएगा, बट एम आर, एम आर क्या होगा? क्योंकि मैं अब एम आर की बात कर रहा हूं तो एम आर क्या होगा? एम आर यानी कि ये वाले रेडियस का मास, अगर इस वाले रेडियस के ये वाला जो रेडियस है इसके मास को मैंने एम आर माना, तो मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो क्या है कि अगर कोई बहुत बड़ा कोई सिलेंडर है या बहुत बड़ा स्फीयर है, अगर उसकी डेंसिटी रो है, तो उसके छोटे से टुकड़े को निकालूंगा तो उसकी डेंसिटी भी रो ही होगी। रो डेंसिटी कांस्टेंट होती है, उसका इस चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने मतलब बड़ा मास लिया या छोटा मास लिया है, डेंसिटी कांस्टेंट होती है, वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो हम ये बोलेंगे कि एम आर क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो एम आर क्या हो गया? डेंसिटी तो इसकी रो ही रहेगी, क्योंकि जब पूरी अर्थ की डेंसिटी रो है तो इसके छोटे स्फीयर की डेंसिटी निकालोगे वो भी रो निकलेगी, थोड़े बड़े स्फीयर की निकालोगे वो भी रो निकलेगी, मतलब डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आने वाला, वो रो ही रहेगी। ठीक, तो ये रो हो गई। और वॉल्यूम कितनी होगी अब? क्योंकि इसका रेडियस ये थोड़ा अब कम हो गया, अब रेडियस स्मॉल आर हो गया, तो अब जो वॉल्यूम है वो हो जाएगी 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ठीक है जी। अब इतना करने के बाद में ये हो गया 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू रो। अच्छा, अब हम इसमें क्या करेंगे कि जबरदस्ती, ये जैसे एम आर है तो इसमें मैं जबरदस्ती क्या करूंगा, रो लिखा 4/3 पाई, मैंने यहां पर लिख दिया कैपिटल आर क्यूब, और ये स्मॉल आर क्यूब को मैं अलग ले गया और इसके नीचे कैपिटल आर क्यूब और लिख दिया। हम ऐसा लिख सकते हैं भाई 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब था, इस स्मॉल आर क्यूब को तो मैंने बाद में लिख दिया, कैपिटल आर क्यूब से मल्टीप्लाई करा, कैपिटल आर क्यूब से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो ये करने का जो मेरा मकसद था वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैं रो इंटू 4/3 आर क्यूब जब मैं ये करूंगा तो बेटा इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा मास ऑफ अर्थ, कैपिटल एम आ जाएगा इससे, ठीक है। तो एम आर इज इक्वल टू कैपिटल एम स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये आ गया। अब इस वैल्यू को यहां डाल दीजिए, ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4 बोल दीजिए इसको। अब ये मिटा रहा हूं मैं यहां से,
सर ये मास ऑफ अर्थ है। हैं जी? हाँ, ये मास मास ऑफ ऑफ अर्थ, अर्थ है। मास ऑफ अर्थ है। कैपिटल एम मतलब मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम का मतलब मास ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट, और एम आर का मतलब यहाँ पर क्या है कि इस रेट मतलब इस डिस्टेंस पर, इस डिस्टेंस को मानकर जो हमने एक स्फीयर बनाया, अंदर एक इमेजिनरी स्फीयर जो बनाया, उस इमेजिनरी स्फीयर का मास वो एम आर है। समझ गए? ओके सर। ठीक है, तो अब हम ये कहेंगे कि ये जो वैल्यू आई है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4, इसको फोर्थ में डालिए। कैपिटल एफ इज इक्वल टू जी स्मॉल एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, और ये एम आर की वैल्यू ये है कैपिटल एम इंटू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। अब एक आर स्क्वायर से ये आर क्यूब कट गया तो ऊपर सिर्फ स्मॉल आर बचा। ठीक है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्मॉल आर बचा केवल, जी एम एम अपॉन आर क्यूब, एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। इक्वेशन नंबर 5। बताइए जी, सबको क्लियर यहां तक? ये हमारी फोर्स आ गई, फोर्स आ गई एट अ पॉइंट बिलो द अर्थ सरफेस, कि जब अर्थ के सरफेस से थोड़ा सा हम नीचे हो जाएंगे, जब हम थोड़ा सा अंदर चले जाएंगे अर्थ के, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी बेसमेंट में चले गए तो, ठीक, तो ये उस केस की बात आ गई। फिर हम ये कहेंगे कि नाउ इफ वी आर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अब मैं अर्थ के सरफेस पर खड़ा हूं, अर्थ के सरफेस पर हूं मैं, एज डिस्कस्ड इन द सेकंड केस, जैसा कि हम सेकंड केस में पहले डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ये जो है ना, ये एक जनरल फॉर्मूला बन गया फोर्स का, कि अगर मैं अर्थ की सरफेस पर खड़ा हुआ हूं तो मेरा जो स्मॉल आर है, ये जो स्मॉल आर है, ये एग्जैक्टली कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। देन स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, देयरफॉर कैपिटल एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर क्यूब, और इस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दीजिए। एक कैपिटल आर से ये कट गया तो आर कैपिटल आर स्क्वायर रह गया। कैपिटल एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये हमारा, अगर हम अर्थ की सरफेस पर खड़े हुए हैं, तो अर्थ की सरफेस पर अगर कोई बॉडी पड़ी हुई है, तो उस बॉडी पर एक फोर्स वो बॉडी एक्सपीरियंस करेगी, वो फोर्स ये होगी, अगर कोई भी बॉडी अर्थ की सरफेस पर पड़ी हुई है। ठीक है? अच्छा, और दूसरा हम एक चीज और जानते हैं कि अगर मैं ये कहूं कि अर्थ की सरफेस पर कोई एक बॉडी पड़ी हुई है जिसका मास m है, तो न्यूटन ने ही एक चीज और बताई थी, जो अपने लॉज ऑफ मोशन बताए थे, तो न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से अगर मैं उस बॉडी पर लगने वाले फोर्स की बात करूं जो अर्थ की सरफेस पर पड़ी हुई है, तो वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि mg, जिसको आप वेट बोलते हैं, उस फोर्स को आप वेट बोलते हैं। ठीक है, मैं इधर बता रहा हूँ इस चीज को। अभी ये कहेंगे, ये वाली इक्वेशन हमने बोल दिया इसको इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, बट बाई न्यूटन्स second law of motion, sorry, by Newton's second equation of motion, नहीं पहले से ही लिखा था, second law of motion
फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पर ग्रेविटेशन के केस में एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन लगता है। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। तो कंपेयर इट विद इक्वेशन 6। ये जो फोर्स की वैल्यू mg है और ये जो फोर्स की वैल्यू है, इससे आप इसको कंपेयर करिए। तो mg इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। स्मॉल m से स्मॉल m कट गया, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। ये है बेटा इंपॉर्टेंट। बताइए जी, समझ में आ गया। तो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आपसे बहुत पूछा जाता है ये डेरिवेशन। और उसमें 3 स्पेशल केस अलग अलग बनाकर पूछेंगे। आपको फाइनली ये बताना होगा कि स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर होता है। और तीनों केसेस पूछेंगे, तो टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। उस 5 नंबर के क्वेश्चन में एटलीस्ट एक एक नंबर जो है वो आपके उन एक एक पार्ट्स के हो जाएंगे कि ऑन द अर्थ सरफेस कैपिटल एफ कितना, बिलो द अर्थ सरफेस कैपिटल एफ कितना, और अबव द अर्थ सरफेस कैपिटल एफ कितना, वो। और इन तीनों को यूज करके फाइनली आपको ये बताना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है। तो टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। समझ में आ गया सबको, कितना क्लियर है बेटा, बताइए। यस सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। बस 1 मिनट रुको, पानी पी रहा हूं मैं। अगला टॉपिक है बेटा मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ। मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है। अब हम ये कहेंगे कि as we know that, yeah, as we have derived that, small g is equal to capital G capital M upon R square. Capital G capital M upon R square implies that capital G capital M is equal to small g R square. So capital M is equal to small g R square upon capital G. We know that small g is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ हमें याद रखना है, ये होता है 6.37 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ये होता है रेडियस ऑफ अर्थ।
6.37 into 10 की पावर 6 मीटर। और कैपिटल जी की वैल्यू तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, हमें याद ही है, 6.67 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। 6.67 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये होती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। इसके बाद ये जो वैल्यूज हैं इनको यहाँ पर डाल दो आप। तो अब कैपिटल एम की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मल्टीप्लाई बाई कैपिटल आर स्क्वायर मतलब 6.37 इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वायर अपॉन 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे ना, तो डिवाइड करके हमारी जो वैल्यू आएगी, जो मास आएगा ना अर्थ का, वो अप्रोक्सीमेटली आ जाता है बेटा 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। ठीक, उसको आपको कोई कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप बस ये बताएंगे कि ये तीन वैल्यूज आपके पास हैं, इन तीनों वैल्यूज को आपने इसमें कैपिटल एम में यहाँ पर आपने सब्स्टिट्यूट करा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके अप्रोक्सीमेटली जो मास ऑफ अर्थ है वो आपके पास कितना आ जाएगा, 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। बस इस तरीके से मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करा जाता है। तो उसके बाद अब बात करेंगे डेंसिटी ऑफ अर्थ की। डेंसिटी ऑफ अर्थ, तो डेंसिटी ऑफ अर्थ के लिए क्या देखेंगे, हम ये जानते हैं कि मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अर्थ का मास क्या हो जाएगा, अर्थ की वॉल्यूम, मैं अभी अभी इससे पहले वाले डेरिवेशन में देख चुका हूँ कि वॉल्यूम कितनी होगी, बिकॉज अर्थ इज अ स्फीयर, तो 4/3 पाई आर क्यूब, उसकी डेंसिटी रो है। ठीक है, तो कैपिटल एम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब रो। ठीक है, एंड बट वी ऑल्सो नो दैट, मैंने अभी अभी ये देखा कि मास ऑफ अर्थ क्या होता है, मास ऑफ अर्थ ये भी होता है जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। जी कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। तो यहाँ पर भी कैपिटल एम की ये वैल्यू, कैपिटल एम की ये वैल्यू, तो दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, कंपेयरिंग बोथ दीज वैल्यूज, अगर इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, इधर का मिटा रहा हूं, इन दोनों को कंपेयर करके लिख देंगे ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो इज इक्वल टू स्मॉल जी कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। ये जो आर क्यूब है ये कट गया और आर स्क्वायर तो पूरा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, मुझे तो रो निकालना है, तो ये सारी वैल्यूज नीचे ले जाएंगे हम। तो देखो जी क्या हो जाएगा, ये स्मॉल जी अपॉन कैपिटल जी बचा। अब ये जो 3 है डिनोमिनेटर में, ये यहाँ न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो रो हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला गया, तो 3 स्मॉल जी अपॉन 4 पाई आर।
ये नीचे चला जाएगा कैपिटल जी के साथ, 4 पाई आर और कैपिटल जी। अब आपको क्या करना है, ये सारी वैल्यूज जो हैं, जो हमको मालूम है, ये सारी वैल्यूज, क्या कैपिटल आर की वैल्यू भी पता है, पाई की वैल्यू भी पता है, जी की वैल्यू भी पता है, स्मॉल जी की भी वैल्यू पता है, सारी वैल्यूज यहाँ पर रखकर बस एक बार दिखानी है। और रो की वैल्यू आपको याद रखनी है, 3 इंटू 9.8, 4 पाई को आप बोल देंगे 22/7, कैपिटल आर आप जानते ही हैं 6.37 इंटू 10⁻⁶, और कैपिटल जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये सारी वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करके दिखानी है, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद में फिर एक वैल्यू बस आपको याद रखनी है डेंसिटी की। भाई आप वहां पर मल्टीप्लाई या डिवाइड थोड़ी करेंगे, एग्जाम में टाइम खराब करोगे। ये जो डेंसिटी है इसकी एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू है जो कैलकुलेट करके आती है, वो याद रखनी है, 5500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 5500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आप इसको सीधा सीधा ये बोलेंगे, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बताइए बेटा, सबको क्लियर है? जो मास निकालना है उसमें भी बस वैल्यूज पुट करनी है, और पुट करने के बाद में आपको याद रखना है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम मास होता है अर्थ का। उसी की तरह से आप डेंसिटी निकालेंगे, डेंसिटी में ये सारी वैल्यूज आप याद रखेंगे, इन सारी वैल्यूज को याद करके आप सीधा याद रखेंगे कि 5500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये इसकी डेंसिटी होती है। वहां कैलकुलेट करने मत बैठ जाना, कैलकुलेट करोगे अप्रोक्सीमेटली यही आएगा। बताइए जी, सभी को क्लियर है? बताइए ईशान, यस क्लियर सर। है? ओके, ईशान क्लियर है? एकांश? सर मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। यस सर। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ आर्यन। देखो इसमें क्या है कि जैसे डेंसिटी ऑफ अर्थ है, तो डेंसिटी ऑफ अर्थ में मैं जानता हूँ कि डेंसिटी को कैसे निकाला जा सकता है, या मास को कैसे निकालते हैं। सर ये लास्ट वाला नहीं है। ये वाला, यस सर। इसमें कुछ भी नहीं करा हमने। देखो जैसे मास है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। ये समझ गए होगे आप। हमने मास ऑफ अर्थ ऐसे निकाला था, जी कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। जब ये भी कैपिटल एम की वैल्यू है, ये भी कैपिटल एम की वैल्यू है, तो दोनों को इक्वल इक्वेट कर देंगे। इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद में रो की वैल्यू, जब इसको अरेंज करा, तो रो की वैल्यू आ गई 3 स्मॉल जी अपॉन 4 पाई आर कैपिटल जी। यहां तक समझ गए? यस सर, आगे आ जाएगा सर, वैल्यू पुटअप करनी है। उसके बाद सिर्फ वैल्यूज डालनी है और कुछ नहीं। और उनका जो आप पता चले कि आप उसको डिवाइड करने बैठ गए, नहीं, इतना नहीं करना। सीधे सीधे याद रखनी है, कोई मुश्किल वैल्यू नहीं है। 5500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो ये वैल्यू याद रखनी है। ओके सर, ओके सर। ठीक है ना? मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम याद रखना है। लेकिन पेपर में ये पूछा जाता है कि हाउ इट इज कैलकुलेटेड, ये कहाँ से आया, तो वो चीज आपको बतानी है। बस ऐसे करके कि ऐसे ऐसे मैंने वैल्यू रखी और ये वैल्यू आ गई, ऐसे ऐसे मैंने वैल्यू रखी तो मास इतना आ गया। बस आपको ये करके दिखाना है वहां पे। समझ गए? बताइए जी, क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, समझ गए? यस सर। चलिए जी, तो बेटा फिर आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक आज यू इतना सर। ही करेंगे। थैंक यू सर। चलिए, ओके। थैंक यू सर। ओके।